नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव एकदम शबाब पर है। वैसे तो विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में होने जा रहा है, जिसमें से सबसे बड़ी खबरें अभी राजस्थान से उठकर आ रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को ईडी ने समन किया है। एक दूसरे नेता के घर छापे पड़ रहे हैं। ये माहौल ऐसा है जिस समय भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जितने कुत्ते घूमते हैं उससे ज़्यादा ईडी और आईटी के लोग घूम रहे हैं। भाषा आक्रामक है, लेकिन उनकी भावना है। चुनाव के समय सबको अपनी अपनी भावना जाहिर करने का हक थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। हम बैठे हैं आज, मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी के साथ मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपके सामने। जो 20 सीटें पहले राउंड में 7 तारीख को जो मतदान होने जा रहा है, अभी से समझ लीजिए 10 दिनों के बाद में इस मतदान में 20 सीटें हैं छत्तीसगढ़ की, जिनमें लोगों का फैसला ईवीएम मशीन पर कैद होगा। असल में वोट पेटी, मत पेटी बोलने की आदत पड़ी हुई है, जो इतने चुनाव के बाद भी जाती नहीं है। तो ईवीएम मशीन पे लोगों का फैसला कैद होगा। जिनको शक है वो रहे उनका शक कि ईवीएम मशीन पे उनका फैसला कैद होता है या उसको बाद में मैनिपुलेट करके फैसले को बदला भी जाता है। मेरा ऐसा कोई शक नहीं है। खैर, जिन 20 सीटों पर ये चुनाव होने जा रहे हैं उसमें सबसे अधिक सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि ये इलाके नक्सल प्रभाव के इलाके हैं। राजनांदगांव और कवर्धा का कुछ इलाका ऐसा है नक्सल प्रभाव का है, लेकिन पूरे जिले का मतदान करवा दिया गया है। दूसरी तरफ पूरा का पूरा बस्तर, जिस बस्तर की 12 सीटें सरकार बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, और दिलचस्प बात यह है कि पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में इन 12 सीटों पर, बस्तर की 12 सीटों पर कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी। शुरू में 11 सीटें 11 मिली थी, और बाद में उपचुनाव में एक उपचुनाव हुआ था या 2 हुए थे? 2 उपचुनाव हुए थे। हाँ, एक तो पहले हो गया था, भाजपा के पास सीट थी, उसके बाद कंप्लीट 12 हो गए। हाँ, एक उपचुनाव भाजपा कांग्रेस के ही विधानसभा उपाध्यक्ष थे, हाँ, मनोज मंडावी, उनके निधन के कारण खोलन हुई था। अच्छा, आप शशांक का ये कहना है जी कि सीटें भाजपा ने उस समय जीती थी, एक ही सीट जीती थी भीमा मंडावी की। जी 11 सीटें कांग्रेस ने जीती थी बस्तर में। जी उसमें से 2 विधायकों की अलग अलग वजहों से मौत हो गई। उसमें से एक भीमा मंडावी जो भाजपा के पास सीट थी उसको भी कांग्रेस ने जीत लिया जी, और मनोज मंडावी वाली सीट जो कि कांग्रेस के पास ही थी, कांग्रेस के डिप्टी स्पीकर थे मनोज मंडावी, उस सीट को भी कांग्रेस ने उनकी पत्नी को, मनोज मंडावी की पत्नी को उपचुनाव में खड़ा करके सावित्री मंडावी वो चुनाव भी जीत लिया उन्होंने। इस तरह से आज जब बस्तर वोट डालने जा रहा है, उसके 12 में से 12 विधायक कांग्रेस के हैं। बिल्कुल ऐसी ही नौबत है। बस्तर, राजनांदगांव और कवर्धा, इन 3 जिलों की 20 सीटें जो हैं ये वोट डालने जा रही हैं। नामांकन वापस होने के बाद 223 प्रत्याशी मैदान पे हैं। भाजपा और कांग्रेस, ये 2 पार्टियां जो बड़ी पार्टियां हैं, ये इन 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी हैं। किसी के नामांकन रद्द नहीं हुए इन दोनों पार्टियों में से। पुरानी पार्टियां हैं, इनको तजुर्बा है नामांकन भरने का। जो पार्टियां नई बनी हैं उनके नामांकन बहुत सारे रद्द भी होते हैं। ये पुराने लोग हैं, ये तजुर्बेकार लोग हैं, ये पीढ़ियों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, इसलिए इनके नामांकन पत्र कम खारिज होते हैं। दूसरी तरफ जनता कांग्रेस कहते हैं जोगी कांग्रेस को, जो अजीत जोगी की बनाई हुई पार्टी, उनके बेटे अमित जोगी अभी चलाते हैं। अजीत जोगी जी की पत्नी जो है रेणु जोगी, वो इसकी एक प्रमुख नेता हैं, वो भी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन वो दूसरे तरफ से, उस पर हम बाद में आएंगे। इन 20 सीटों में से 16 सीटों पर जोगी कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं। कांग्रेस से अभी बाहर निकले हुए भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री
अरविंद नेताम, उन्होंने एक हमर राज नाम की पार्टी बनाई है, जो कि पहले सर्व आदिवासी समाज नाम का एक आदिवासी संगठन था, गैर राजनीतिक संगठन था। उसको उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है। उसके कैंडिडेट 8 सीटों पर हैं, 20 में से 8 पर। अरविंद नेताम का पहला नुकसान ये हो गया, इन 20 सीटों पर वे उम्मीदवार उतारने वाले थे, कहीं कोई कमी रह गई, कहीं कोई कमी रह गई। खुद 85 साल के हो गए, पार्टी का ढांचा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में उनको ये नुकसान हुआ है कि कुल 8 कैंडिडेट उनके उतर पाए हैं उन 20 सीटों पर जहां वे अपनी संभावना सबसे अधिक मानते थे। लेकिन इनके अलावा सीपीआई मैदान में है। बस्तर में सीपीआई को चुनाव आयोग के साथ किसी एक कानूनी कागजी औपचारिकता पूरी न होने की वजह से छत्तीसगढ़ में चुनाव सिंबल नहीं मिला है। सीपीआई के कैंडिडेट बिना चुनाव सिंबल के रहेंगे। इनमें से एक मनीष कुंजाम 2 बार के पहले विधायक रह चुके हैं। आपको ध्यान होगा, हमने उनका एक इंटरव्यू यहाँ दिखाया था। ऐसे मनीष कुंजाम कोंटा सीट से कवासी लखमा, जो कि भूपेश बघेल सरकार के एक बड़े प्रभावशाली मंत्री हैं, आदिवासी मंत्रियों में सबसे प्रमुख मंत्री हैं, वो वहाँ से कोंटा से लड़ रहे हैं। उनके सामने मनीष कुंजाम लड़ रहे हैं। लेकिन 2 और पार्टियां हैं जो हैं छत्तीसगढ़ में, जगह जगह इन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। एक है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और एक है बहुजन समाज पार्टी मायावती की। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा ये एक गठबंधन में लड़ रहे हैं, अलग अलग सीटों पर खड़ा कर रहे हैं। इन 20 में से अलग अलग कई सीटों पर उनके प्रत्याशी हैं, जहां उनके कोई प्रमुख या चर्चित प्रत्याशी होंगे, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। आज की ये चर्चा शुरू करने के पहले मैं एक और आंकड़े पर जाना चाहता हूं, जो बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। ये बस्तर को लेकर है, बस्तर की 12 सीटों को लेकर है। राज्य जब बना उसके बाद 2000 में ये राज्य बना छत्तीसगढ़। 2003 से छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा चुनाव होने शुरू हुए। 2003 से लेके अभी तक 4 चुनाव हो चुके हैं, ये 5वां चुनाव है। इन 4 चुनावों में अगर बस्तर की सीटों का हम हाल देखें तो बड़ा ही उठापटक वाला है। जो आपने देखा होगा, कहीं कहीं पे ऐसे झूले रहते हैं जो ऊपर आ जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं। कुछ ऐसा हाल यहाँ पर रहा। ऐसा हाल रहा कि 2003 में इन 12 सीटों में से भाजपा को 9 मिली और कांग्रेस को 3। इसमें रमन सिंह की सरकार बनी थी। बिल्कुल, बस्तर से निकल कर आई थी, रमन सिंह की सरकार बनी थी। 2008 में भाजपा की 11 सीटें थी, कांग्रेस की 1 और घट गई थी। रमन सिंह की सरकार रहते रहते बस्तर में कांग्रेस की सीट 3 से घटकर 1 आ गई थी। लेकिन इसके बाद का चुनाव बड़ा दिलचस्प था 2013 का। 2013 के चुनाव में भाजपा की सीटें घटकर 4 रह गई थी और कांग्रेस की सीटें 8 हो गई थी। वहां से बड़ा ही नाटकीय परिवर्तन था। कांग्रेस की सीट 1 से बढ़कर 8 हो गई थी। ये क्यों हुआ था, इसका राज अभी हम शशांक से सुनेंगे। 2018 पिछला चुनाव, भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जय और बीरू की जोड़ी, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, अगुआ थे चुनाव के। और वैसे में 2018 में जो नतीजे आए, भाजपा को 1 सीट मिली और 11 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं। 11 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गईं। इससे बड़ा नाटकीय परिवर्तन कुछ नहीं हो सकता था। एक चुनाव में इस तरह से फेरबदल हो गया था। खैर, अब हम देखते हैं कि 2023 का ये चुनाव ये किधर जाता है। आज कांग्रेस के पास 12 में से 12 सीटें हैं। जो 1 सीट भाजपा ने पिछले चुनाव में जीती थी, वो भी उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत ली। भाजपा के पास आज एक भी विधायक नहीं है बस्तर से, लेकिन भूतपूर्व मंत्री हैं। बिल्कुल, केदार कश्यप भूतपूर्व मंत्री हैं, महेश गागड़ा भूतपूर्व मंत्री हैं, लता उसेंडी भूतपूर्व मंत्री हैं, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं वो। ऐसे माहौल में अब हम चलते हैं, आज के इस एपिसोड में हम बस्तर की सीटों पर चर्चा करते हैं।
बस्तर की सीटों पर चर्चा बड़ी ही महत्वपूर्ण है। कई लोगों का यह मानना है कि सरकार बस्तर से बनती है। देखते हैं इस बार क्या होता है। ये दक्षिण छत्तीसगढ़ कहलाता है, नक्सल प्रभावित कहलाता है बस्तर। 7 तारीख के मतदान में 20 सीटों पर मतदान है, जिसमें हम आज की पहली किस्त में बस्तर की 8 सीटों पर चर्चा करने जा रहे हैं। जिस क्रम में इन सीटों का नाम आता है चुनाव आयोग में, उसमें पहली सीट आती है अंतागढ़ की। अंतागढ़ की सीट जो है कांकेर जिले में आती है। कांकेर जिले की इस सीट में कांग्रेस के रूप सिंह पोटाई ये उम्मीदवार हैं। भाजपा के विक्रम उसेंडी बड़े नेता माने जाते हैं भाजपा के, ये भाजपा के उम्मीदवार हैं। मौजूदा कांग्रेस विधायक अनूप नाग, ध्यान से सुनिएगा, मौजूदा कांग्रेस विधायक अनूप नाग बागी कैंडिडेट हैं वहां से। ये बागी कैंडिडेट नामांकन वापसी के बाद भी हैं। ये मैदान में आज डटे हुए हैं, इसीलिए हम इनको कैंडिडेट कह रहे हैं। एक और दिलचस्प चीज है अंतागढ़ की। अंतागढ़ का नाम पूरे हिंदुस्तान में विख्यात हो गया था जब वहां से एक कैंडिडेट को खरीदने की बात आई थी। ये अजीत जोगी, अमित जोगी, रमन सिंह के दामाद, इनके बीच बस्तर के एक नौजवान मुस्लिम नेता भी थे। इन सब के बीच कुछ खरीद फरोख्त की ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई थी कई तरह की। उसकी जांच हुई थी, क्या हुआ था मुझको अभी ठीक से याद नहीं है। ऐसी जांच का कोई नतीजा तो निकलता नहीं है, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प था। मंतूराम पवार को कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाया था वहां से, और जोगी उस समय कांग्रेस में थे। जोगी उस समय कांग्रेस में थे, अजीत जोगी, ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस कैंडिडेट थे मंतूराम पवार। जोगी उस समय कांग्रेस में थे। उनके बेटे उनकी तरफ से पार्टी पे काफी कुछ नियंत्रण करके चलते थे, या कम से कम जोगी खेमे पर। और मंतूराम पवार की खरीद बिक्री की चर्चा थी। टेलीफोन कॉल रिकॉर्डिंग्स ऐसी थी, रुपया पैसा, पद ओहदा और बंगला राजधानी में, और करोड़ों की रकम, और राजधानी रायपुर में राजेश मूणत के बंगले के पास कुछ लेन देन की चर्चा, और उसमें डॉक्टर रमन सिंह के दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता, उनकी भी टेलीफोन कॉल में चर्चा थी जोगी के साथ या अमित जोगी के साथ। ऐसी कई बातें थी, लेकिन वो किस्सा 1 घंटे का अपने आप में किस्सा है। आपको ध्यान होगा, हमने 2003 के चुनाव के बाद बलीराम कश्यप और बाकी विधायकों को खरीदने की अजीत जोगी की कोशिशों पर हमने डॉक्टर वीरेंद्र पांडे से एक इंटरव्यू हमने आपको सुनाया भी था, दिखाया था। बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू था। कुछ वैसा ही हम आगे मंतूराम पवार पर एक बार आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आज हम आते हैं अंतागढ़ की सीट पर, कांकेर जिले की सीट। यहाँ पर मंतूराम पवार भी मैदान में है। मौजूदा विधायक जो हैं अनूप नाग, ये भी मैदान में है, कांग्रेस के बागी हैं। भाजपा के विक्रम उसेंडी हैं, कांग्रेस के नए कैंडिडेट रूप सिंह पोटाई हैं। 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। शशांक, आप बतलाइए कि अंतागढ़ में क्या हालत है? अभी तो 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, नाम वापसी के बाद रहे हैं, लेकिन मुकाबला चतुर्कोणी होने की संभावना दिख रही है। ऐसा वजह ये है क्योंकि अनूप नाग बागी हो चुके हैं, मौजूदा विधायक हैं। अब मंतूराम पवार पूर्व विधायक हैं, और मेरे ख्याल से 5-6 चुनाव लड़ चुके हैं, अनुभवी हैं, और उनकी अपनी पकड़ है। उनका चुनाव से भी परे कई तरह का अनुभव है। लेकिन इस बार उनके नाम को विड्रॉ करने के लिए कोई ऑफर नहीं था उनके पास। तो वो निर्दलीय प्रत्याशी की हैसियत से चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस ने नया कैंडिडेट दिया रूप सिंह पोटाई। अच्छा, अब आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये ट्राइबल सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट जिसको कहा जाए वो है, लेकिन यहाँ बंगाली मतदाता बहुत हैं। अच्छा, खास करके पखंजूर जो एरिया है उसमें करीब टोटल अगर मतदाता बोले जाए तो करीब 1 लाख के आसपास हैं। 1 लाख बंगाली मतदाता 80 से 1 लाख के बीच में हैं। इतने तो छत्तीसगढ़ की और किसी भी सीट पे नहीं होंगे। जी, बांग्लादेश ये कौन से बांग्लादेश बिल्कुल में जो 71 में बिल्कुल जो ला के यहाँ रखे गए थे शरणार्थी, बिल्कुल ये उनमें से हैं। और ये निर्णायक होते हैं। ये लाख 5 लाख वोटर हैं की आबादी। वोटर
वोटर हैं हाँ, इतने वहाँ अच्छे से? खासी संख्या में हैं। अच्छा। और ये निर्णायक हाँ हैं। तो कोशिश करते हैं कि मतलब जो खास करके प्रत्याशी चयन के पहले कि बंगाली मतदाताओं का रुझान किधर हो, कौन से ज़्यादा सूट करेगा या किनकी पकड़ है ट्राइबल लोगों में, तो उसके हिसाब से प्रत्याशी देते रहें। खैर, तो अभी क्या कांग्रेस में थोड़ा सा प्रत्याशी चयन को लेकर काफ़ी मंथन हुआ था। इस बार एक छोटी कमेटी है चुनाव से अलग बनी थी, जिसमें सीएम, डिप्टी सीएम महन जी और 2 शैलजा जी वगैरह, उसमें राजेश तिवारी को बुलाया गया था। अच्छा। सीएम के संसदीय सलाहकार। राजेश तिवारी अविभाजित मध्य प्रदेश में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे हैं। हाँ। बड़े नेता हैं। हाँ। और वो बूथ मैनेजमेंट पिछले चुनाव में जो आए हैं मतलब था, उनमें इनका काफ़ी भूमिका रही है। अच्छा। तो प्रत्याशी चयन में भी उनकी राय ली गई। उत्तर प्रदेश चुनाव लड़वाने भी भेजा गया था। नहीं, प्रभारी सचिव हैं प्रियंका गांधी के साथ इन्होंने वहाँ काम किया था पूरे चुनाव में। हालांकि वहाँ नतीजा बस्तर जैसा नहीं आ पाया था। जी बिल्कुल। तो वहाँ के खैर प्रभारी सचिव हैं, तो टिकट वितरण में उनकी राय ली गई, मतलब प्रत्याशी चयन को लेके। तो रूप सिंह पोटाई का नाम फाइनल किया गया। और भाजपा से यहाँ है विक्रम उसेंडी, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। हाँ। सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो जाना पहचाना नाम है। मंतूराम पवार उसी एरिया से आते हैं जहाँ बंगाली मतदाता ज़्यादा संख्या में हैं। अच्छा। हाँ। तो अच्छा, अनूप नाग पिछले 5 साल सक्रिय रहे हैं। हाँ। अच्छा, इनकी वाइफ पत्नी कांति नाग कांग्रेस की लीडर थी हैं। अच्छा। और तो वो पत्नी अभी कांग्रेस में है? अभी कांग्रेस से कार्रवाई तो नहीं हुई है। कार्रवाई तो अभी इनकी पर ऊपर नहीं हुई है। तो ये तो बात की बात है। अभी तो ये है कि उनकी पत्नी भी टिकट की दावेदार थी, मतलब पति पत्नी दोनों में से किसी को दे सकते थे। लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में रिवाज जो है, पत्नी जो है पति के पीछे पीछे वनवास में भी चले जाती है, ऐसा ही रिवाज है। हाँ। तो कुल मिला के यहाँ मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। और खास करके अनूप नाग और मंतूराम पवार की वजह से तो कौन कितना को वोट काटता है। एक चीज मुझको ये बतलाइए कि अनूप नाग बागी कैंडिडेट होके लड़ रहे हैं जी, कांग्रेस पार्टी के बागी हैं जी, इनको क्या भाजपा कोई मदद कर रही है? भाजपा से ज़्यादा भाजपा मदद कर भी रही होगी। हाँ। लेकिन असली उनको अरविंद नेताम का समर्थन आ गया है। सर्व ऐसा अभी चर्चा चल रही है। और लगभग वो हमारा राज पार्टी से एक तरह से वो रहेंगे, ऐसा संकेत है, और उनको समर्थन मिल जाएगा। ठीक। तो अरविंद नेताम ने जो हर जगह कैंडिडेट खड़े नहीं किए हैं जी, इसमें से मेरी जानकारी ये है कि कोंटा से उन्होंने सीपीआई के मनीष कुंजाम को न केवल समर्थन की घोषणा की है, बल्कि जब सीपीआई का सिंबल नहीं मिला मनीष कुंजाम को जी, तो अरविंद नेताम ने ये कहा कि हमारे राज पार्टी के निशान पे लड़ना हो तो लड़ लो, बिल्कुल, आप हमारे पार्टी के निशान पे लड़ लो। ऐसा अब मनीष कुंजाम ने क्या तय किया है मुझको नहीं मालूम अभी जी। तो नेताम जी के सब जगह जो कैंडिडेट नहीं है हमारे राज पार्टी के, तो कुछ जगह उन्होंने जानबूझ के छोड़े हैं दूसरे लोगों के समर्थन। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका कहना है कि अनूप नाग के समर्थन में भी नेताम जी ने कैंडिडेट शायद खड़ा नहीं किया होगा। अच्छा, तो ये अंतागढ़ की बात हुई जी। मंतूराम पवार भी चुनाव लड़ने में सक्षम होंगे जो पिछले बार की जो चर्चाएं थी उसके बाद से? जी सक्षम तो हैं। हाँ। जमीनी आदमी हैं। हाँ। पहले मेरे ख्याल से सीपीआई या सीपीएम में थे। हाँ। उसके बाद कांग्रेस में आए। हाँ। लड़े, एक बार विधायक रहे। हाँ। और जो खास करके तेज तर्रार नेता हैं। हाँ। खास खंचूर इलाके में इनकी अच्छी पकड़ है। हाँ। और एक बार चुनाव हारे थे तो मेरे याद आ रहा है कि वो ये सोच के कि बस घोषणा होने वाली है। हाँ। निकल गए जुलूस लेके। हाँ। पता चला एक दो पेटियां रुक गई थी और उसमें वो पीछे हो गए और अंत में हार गए विक्रम उसेंडी से। तो इस तरह का है। और मैं जब भी मंतूराम पवार का नाम सुनता हूँ कहीं भी, उनका चेहरा मेरे दिमाग में आ जाता है और उस चेहरे के साथ वो टेलीफोन कॉल मेरे कान में गूंजने लगती है जिसमें वो जोगी जी से बात कर रहे हैं, फिर जोगी जी डॉक्टर पुनीत गुप्ता से बात कर रहे हैं, फिर कहीं कोई किसी से बात कर रहा है। काफ़ी टेलीफोन कॉल्स थी। आपने अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी हो तो आपको सुनना चाहिए।
अदालत में चाहे जो भी साबित हो। लेकिन ऐसी टेलीफोन कॉल्स बड़ी दिलचस्प रहती हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की सबसे दिलचस्प टेलीफोन कॉल्स में से थी मंतूराम पवार की। अब ये चुनाव में उनके वोट कितने मिलते हैं ये तो हम बाद में बात करेंगे। जब जब उनका नाम आएगा मेरे कान में वही टेलीफोन कॉल गूंजते रहती है, आपने सीएम से बात की क्या भैया, मेरा बंगला का क्या हुआ भैया, और बाकी का क्या हुआ भैया, इस तरह का बिल्कुल बोलते रहते थे। चलिए ठीक है, एक सीट पे कितना समय लगाए हम। इसके बाद हम आते हैं कांकेर जिले की ही कांकेर सीट, जो कि जिला मुख्यालय की सीट है। यहाँ पर आप ही ने जानकारी लिखकर मुझको दी है। कांग्रेस के शंकर ध्रुवा है जी, भाजपा के आशाराम नेताम है जी। कुल मिलाकर 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। ये क्या है कांकेर की स्थिति? ये मौजूदा विधायक है शिशुपाल सोरी, उनकी टिकट काट कर इनको दी गई। शंकर शिशुपाल सोरी, जिनको हमने इंटरव्यू भी किया था, संसदीय सचिव, धीमी आवाज में बात करते थे, शायद रिटायर्ड आईएएस अफसर थे वो, बिल्कुल बड़े विनम्र थे बातचीत में। बिल्कुल हाँ। तो ये पूर्व विधायक है। पहले इनकी टिकट काट के शिशुपाल जी को दी गई थी, फिर शिशुपाल जी को की टिकट काटकर शंकर ध्रुवा को उतारा गया। हाँ। अच्छा, यानी आपका ये कहना है कि 2018 के पहले शंकर ध्रुवा ही वहाँ विधायक थे कांग्रेस के। बिल्कुल। उनकी काट के शिशुपाल सोरी को दी थी, अब शिशुपाल सोरी को काट के इनको दे दी है जी। तो कांग्रेस इस सीट पे 5-5 साल का ऐसा पराठा पलट रही है। बिल्कुल। अच्छा, भाजपा से आशाराम नेताम हैं। हाँ। इसके अलावा हमारा राज पार्टी से भी प्रत्याशी मैदान में हैं। हाँ। नेताम का पुराना क्षेत्र रहा है, कांकेर से लोकसभा रहे, उनकी पत्नी छबीला नेताम पूरा कुनबा। अभी वंशवाद को देख रहा था मैं, तो अरविंद नेताम का परिवार जो है, उनके भाई शिव नेताम जी, परिवार की महिलाएं जी, परिवार के और लोग, कभी सांसद, कभी विधायक, कभी केंद्रीय मंत्री, कभी राज्य में मंत्री, कुछ न कुछ रहा ही उनका। बिल्कुल। तो ये कांकेर का हाल है ये। लेकिन यहाँ आसार क्या दिखता है आपको? अभी थोड़ी सी कांग्रेस प्रत्याशी चेंज करने से हाँ, जो दूसरे दावेदार थे हाँ, जैसे कुछ नाम आ रहे हैं, जैसे नरेश ठाकुर और नितिन पोटाई, ये और भी लोग हैं जो पूरी तरह अभी सक्रिय नहीं हुए। अभी तो नामांकन दाखिल मतलब नाम वापसी खत्म हुई है। हाँ। मान मनोबल की प्रक्रिया चल रही है। अच्छा। ये सरल व्यक्ति हैं, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी हैं, शंकर ध्रुवा। इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि ये इनके परिवार से विधायक भी रहे पहले। अच्छा। हाँ, तो मजबूत कैंडिडेट है। और ऐसा नहीं लगता कहीं 13 उम्मीदवार हैं, कहीं 9 उम्मीदवार हैं, कहीं 14 हैं? अगली सीट जो हम डिस्कस करेंगे इसमें कहीं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, कहीं हमर राज पार्टी के हैं जी, कहीं अमित जोगी के कैंडिडेट हैं जी, तो कहीं बसपा या गोंडवाना के कैंडिडेट हैं, कहीं सीपीआई ने भी लिस्ट जारी की थी, उनके भी कहीं कहीं कैंडिडेट हैं। तो 1000, 2000, 1500, 800 वोट भी अगर एक एक ऐसा पाएंगे तो कुल मिलाकर कांग्रेस भाजपा से परे 8-10 हजार वोट जा सकते हैं एक सीट। बिल्कुल जाते ही हैं। उन्हीं में किसके वोट कटेंगे, किसके वोट जुड़ेंगे, ये इस पे जीत हार हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। और कांकेर के बारे में और कोई चीज़ है? भाजपा ये भी संघ पृष्ठभूमि के हैं। हाँ। आसाराम नेताम। हाँ। इनकी टिकट की घोषणा आपको मालूम होगा पहले कर दी गई थी 21 लोगों की। हाँ। तो ये काफ़ी घूम चुके हैं। अच्छा। हाँ, जान पहचान बना चुके हैं, लेकिन यहाँ मुकाबला टफ होते हैं ऐसा। हाँ। अब अगली सीट सबसे दिलचस्प है बस्तर की भानु प्रतापपुर। ये भी कांकेर जिले में ही आती है। कांकेर में 3 सीटें हैं, शायद यहाँ पूरी हो गई है, तीसरी सीट है कांकेर की। इसमें अभी कांग्रेस की कैंडिडेट सावित्री मंडावी हैं, जो कि उपचुनाव में जीत के आई थी। उपचुनाव के पहले उनके पति मनोज मंडावी कांग्रेस के विधायक थे और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी थे वो। बिल्कुल। मैं भूपेश बघेल जी के साथ हर दिन एक एक पत्रकार को दौरा करने के लिए मिलता था, तो बहुत सारे पत्रकार जब होके आ गए थे, एक बार मुझको पूछा गया तो मैं भी उनके साथ चले गया था। उस दिन भानु प्रतापपुर ही हम लोग गए थे। भानु प्रतापपुर में मेरी मनोज मंडावी से बात भी हुई थी उस दिन। मनोज मंडावी से मैंने पूछा था कि बस्तर में आने वाले चुनाव में क्या हाल रहेगा। मुझको ये अंदाज नहीं था कि वो खुद ही नहीं रहेंगे उस चुनाव में, किसको अंदाज रहता है।
तो मनोज मंडावी ने कहा था कि पिछले चुनाव जैसा आसान नहीं रहेगा, सिलगेर में लोगों की नाराजगी है, दूसरी जगहों पे नाराजगी। उन्होंने कहा था हसदेव में आदिवासियों का आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर भी मैं हैरान हो गया था कि हसदेव कहाँ, उत्तर छत्तीसगढ़ में, ये दक्षिण छत्तीसगढ़ में बस्तर, क्या बस्तर के आदिवासी वहाँ से इतने जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा आजकल व्हाट्सएप के ज़माने पे सबको एक दूसरे की जानकारी मिलती है और बस्तर के आदिवासी पूरी तरह से वाकिफ़ हैं हसदेव के आंदोलन से। अब उसका असर होता है कि नहीं, ये तो पहला चुनाव है, बाई इलेक्शन को पैरामीटर नहीं मानना चाहिए। उपचुनाव तो सत्तारूढ़ पार्टी के जीतने की एक परंपरा आमतौर पर रहती है। अब अभी भानु प्रतापपुर में सावित्री मंडावी कांग्रेस की हैं, भाजपा के गौतम उइके हैं, आम आदमी पार्टी के कोमल हुपेंडी हैं। ये कोमल हुपेंडी आपको याद होगा, ये कुछ सालों से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और वहाँ से चुनाव पिछले बार भी इन्होंने लड़ा था। बाई इलेक्शन आम आदमी पार्टी ने भानु प्रतापपुर का नहीं लड़ा था। अभी फिर कोमल हुपेंडी वहाँ लगातार काम कर रहे हैं भानु प्रतापपुर में। वहाँ पर हमर राज पार्टी के अकबर राम कोर्राम भी मैदान में है, ये रिटायर्ड आईपीएस हैं ये, और ये उपचुनाव में भी उम्मीदवार थे। भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में बिना पार्टी निशान के जब सर्व आदिवासी समाज के कैंडिडेट बनकर अकबर राम कोर्राम आए थे, उनको चुनाव आयोग ने एयर कंडीशनर निशान दिया था। आदिवासी एयर कंडीशनर को पहचानते भी नहीं है, और जो थोड़े बहुत पहचानते हैं वो जानते हैं कि ये सत्ता का प्रतीक है। कलेक्टर, एसपी या रईस या मंत्री या सर्किट हाउस, इसी में लगता है एयर कंडीशनर। गरीब का क्या काम, उसका तो तन मन, उसकी झोपड़ी सब वैसे ही एयर कंडीशन रहती है। वहाँ पर एयर कंडीशनर छाप पर सर्व आदिवासी समाज की तरफ से अकबर राम कोर्राम बिना संगठन, बिना चंदा, बिना खर्चा 23,000 से ज़्यादा वोट शायद पाए थे इन्होंने। अभी तो वो पार्टी सिंबल के साथ मैदान में है। तो मुझको लग रहा है यहाँ पर कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और वहाँ से अकबर राम कोर्राम हमर राज पार्टी के, ये 4 तो बड़े उम्मीदवार दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और भी होंगे बाकी पार्टियों के। क्या स्थिति है शशांक यहाँ? अब इसमें से बाकी तो पहले उपचुनाव में 3 ही प्रमुख थे, अकबर राम कोर्राम, कांग्रेस, भाजपा। इस बार आम आदमी पार्टी भी है। कोमल हुपेंडी पिछली बार विधानसभा चुनाव में करीब 9,500 के आसपास वोट मिले थे। उसके बाद से वो सक्रिय रहे, गांव दर तक अपना संगठन खड़ा किए। इस बार एक अच्छी भूमिका में है, मजबूत वो उम्मीदवार दिख रहे हैं। और अच्छा, दूसरी चीज़ कांग्रेस प्रत्याशी के बारे में बता दूं, पति के निधन के बाद, ये विधायक बनने के बाद भी लगातार ये सक्रिय रही है। सावित्री मंडावी, हाँ, सक्रिय रही हैं। सक्रिय रही है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। अच्छा, अच्छी सक्रिय रही है। और ये अपने उसको क्षेत्र में लगातार कांग्रेस ने उनकी टिकट जारी रख के ठीक किया। दूसरी ये है कि भाजपा से गौतम उइके के जनपद सदस्य वगैरह रहे हैं, संगठन के आदमी हैं, और नए चेहरा पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और अकबर राम कोर्राम, अब ये देखना है कि पहले जैसा प्रदर्शन पहले से बेहतर कर पाते हैं या प्रदर्शन बरकरार रहते हैं। ठीक बात है। तो कुल मिला के ये मुकाबला चतुष्कोणी हो गया है। मुझको क्यों याद पड़ रहा है कि जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी ने अकबर राम कोर्राम का समर्थन किया था। किसी का समर्थन नहीं किया था। नहीं किया था। अच्छा, केवल ये कहा था कि हम आम चुनाव की तैयारी करेंगे, हम अभी बाई इलेक्शन नहीं करेंगे, इतना ही कहा था। तो ये भानु प्रतापपुर बड़ा दिलचस्प होगा। 4 बड़े बड़े नाम वहाँ पर हैं, देखना है वहाँ क्या होगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की इज्जत भी दांव पर लगी हुई है। अब हम आते हैं कोंडागांव, कांकेर से लगा हुआ कोंडागांव जिला है। कोंडागांव में केशकाल पहली सीट पड़ती है लिस्ट में चुनाव आयोग के। यहाँ पर कांग्रेस के संतराम नेताम ये कैंडिडेट हैं, भाजपा के नीलकंठ टेकाम कैंडिडेट हैं। कुल मिलाकर 10 प्रत्याशी मैदान में हैं नामांकन वापसी के बाद। मैं यहाँ के बारे में बहुत कम जानता हूँ, जो जानते हैं शशांक जानते हैं। शशांक, क्या हाल है केशकाल का? भाजपा से जो नीलकंठ टेकाम है, वो अभी IAS छोड़ के
वो आए हुए हैं जिनका सत्याग्रह। वो एक ऐसा बंद गले के कोट वाला फोटो आता है, बिल्कुल। शायद प्रधानमंत्री वगैरह के कार्यक्रम में कभी जी पहने जी होंगे कोट। जी, कोंडागांव कलेक्टर रहे हैं। हैं आदिवासी, लेकिन वो काफी ऐसा बंद गले का कोट उनका दिखता है। जी, वो कोंडागांव कलेक्टर रहे हैं। हाँ। और कोंडागांव कलेक्टर रहते रहते केसकाल में काफ़ी अपनी ज़मीन तैयार किए हुए थे। अच्छा। तो भाजपा ने उन्हीं से एकमात्र वजह है कि उनको प्रत्याशी बनाया। और थोड़ा सा ये एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो नीलकंठ टेकाम है और अनूप नाग कांग्रेस की आपस में रिश्तेदारी भी है। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा सा कुछ हिस्सा लगा हुआ एक पैठ है मिलता हुआ। तो इनको थोड़ी उम्मीद है कि अनूप नाग से समर्थन मिल सकता है। अनूप नाग जो कि बागी हैं कांग्रेस के, उनसे कम से कम अपने रिश्तेदार को थोड़ा समर्थन मिल सकता है। दूसरी चीज़, अभी नामांकन के दौरान अच्छा शक्ति प्रदर्शन भी किए इन्होंने। संतराम नीलकंठ टेकाम की बात। संतराम नेताम तो पुराने नेता हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं और मजबूत हैं। मतलब बस्तर में जैसे एक मैं सोचता हूँ कि मतलब ये अभी डिप्टी स्पीकर भी हैं क्या? वही है, हाँ, विधानसभा उपाध्यक्ष हैं जी, डिप्टी स्पीकर ही हैं। और बस्तर में 2-3 नए नाम निकले हैं, जैसे महेंद्र कर्मा, अरविंद नेताम, इन सब के जाने के, मानकू राम सोढ़ी के जाने के बाद तो 2-3-4 नए चेहरे कांग्रेस ने जो जमीन तैयार की, उसमें संतराम नेताम एक प्रमुख है। जैसे प्रदेश अध्यक्ष को दीपक बैच को हम लेते हैं, तो वो बस्तर को संभालने वाले नेता हैं, मतलब मजबूत नेता हैं। यानी एक सीट से ज़्यादा बड़े नेता हैं। तो अपनी ये सीट बचा लें नहीं तो फिर सब नेतागिरी रह जाती। तो ये पिछला चुनाव भी अच्छे खासे मार्जिन से वो जीते थे। तो ये सिटिंग एमएलए भी हैं, सिटिंग एमएलए, बिल्कुल। और नीलकंठ नेताम एकदम ताजा राजनीति में आए हैं जी। ये अन्नप्राशन उनका हुआ है इसी विधानसभा चुनाव से। बिल्कुल। तो और आईएएस अफसर थे जी, उसी इलाके में थे जी। तो उन्होंने खेत की जुताई पहले से करके रखी है। राजनीति के खेत की जुताई कलेक्टर रहते हुए मनरेगा से उन्होंने करवा के रखा है यहाँ काम। देखना दिलचस्प है कि एक डिप्टी स्पीकर है, एक रिटायर्ड आईएएस है, दोनों वहाँ पे 2 ही बड़े नाम वहाँ पर हैं, लेकिन और लोग भी हैं कैंडिडेट। उनके बारे में शायद हमारी जानकारी कम होगी, हम किसी को आंक नहीं रहे हैं वहाँ से, हमारी जानकारी कुछ सीमित है। केशकाल के बारे में, इन 2 कैंडिडेट के बारे में ही अभी बात कर रहे हैं हम, लेकिन और लोग भी हैं वहाँ मैदान में। आप कल मत आंकिएगा, आप अगर वहाँ के मतदाता हैं तो आप देखिएगा कि किसको वोट देना है, आप अपने मर्जी से दीजिएगा। अब हम आते हैं कोंडागांव। कोंडागांव एक और बड़ी दिलचस्प कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पे कांग्रेस के मोहन मरकाम विधायक हैं, जो कि अभी तक लगातार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बिल्कुल। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ सबसे लंबा चलने वाले नेता थे। बिल्कुल। इनका कहना है कि बस्तर में इनको एक दिन में 40-50 किलोमीटर भी चलने की आदत है। राहुल तो चलते नहीं थे, राहुल तो 28-30 चलते थे एक दिन में। तो मोहन मरकाम सबसे मजे से राहुल गांधी के साथ चलते थे, उनकी पहुंच भी राहुल गांधी तक थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कांग्रेस के भीतर उनके संबंध बहुत मधुर नहीं थे। ठीक कह रहा हूं मैं? एक बार तो ऐसा हुआ कि मोहन मरकाम छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया की जानकारी के बिना सीधे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिल लिए थे। बाद में ये बात मुद्दा बनी कि प्रदेश अध्यक्ष कभी ऐसा नहीं करते हैं कि प्रभारी महासचिव के थ्रू, उनके मार्फत गए बिना, उनकी सील ठप्पा लगवाए बिना पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट से मिले, लेकिन इन्होंने किया था। इन्होंने शायद भूपेश बघेल की कुछ शिकायत भी की थी। भूपेश बघेल इनसे खुश नहीं रहते थे। मोहन मरकाम भूपेश बघेल की शतरंज की बिसात पर तिरछे चलने वाले ऊंट या 2.5 घर चलने वाले घोड़े के तरह ही चलते थे। ऐसा ही रहता था इनका। ये तनातनी चलती थी, दोनों में खींचतान चलती थी। कांग्रेस संगठन के भीतर भी पदाधिकारियों को लेकर नोटिस देना, वापस लेना, इस तरह का इनका चलता था। ये हुए मोहन मरकाम, जो कि पिछले दिनों जब टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया गया तो मानो एक पैकेज था, वो पैकेज डील थी, जिसके तहत मोहन मरकाम को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से हटाया गया, उनको एक मंत्री बना दिया गया। 2 महीने के मंत्री का क्या महत्व रहता है, बना दिया गया। और
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने मर्जी के दीपक बैज को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनवा दिया। बस्तर के ही आदिवासी हैं वो भी अब अध्यक्ष पद के साथ साथ वो कैंडिडेट भी हो गए। एक दूसरे सीट से हम उस पे आते हैं। तो मोहन मरकाम को लेकर कुछ विवाद हैं। बिल्कुल, मोहन मरकाम को लेकर मुझको कुछ विवाद याद हैं। जब आप सरकार से टकराव मोल लेते हैं तो कई तरह के विवाद सामने आते हैं। मोहन मरकाम की निजी जमीनों वगैरह को लेके कोंडा गांव के कुछ विवाद चलते हैं। कागजों का एक गट्ठा मेरे पास भी इनके बारे में आया था। मैं उतना बारीक से जाके किसी के खिलाफ कुछ करने की हालत में नहीं था, सोच नहीं रहा था, तो पड़ा हुआ है वो। खैर, वहाँ से भाजपा की लता उसेंडी जो रमन सिंह के समय मंत्री रही हुई है। रमन सिंह मुख्यमंत्री थे शायद पहले कार्यकाल में, जी, बाद आखिरी में आई, बाद में लेकिन पहले कार्यकाल में लता उसेंडी रमन सिंह की मंत्री थी। मृदुभाषी हैं, बिल्कुल, बहुत आसानी से विनम्र है। आदिवासी आमतौर पर विनम्र रहते हैं, तो ये विनम्र है लता उसेंडी। इनकी दूसरी खूबी ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के ठीक पहले 2 लोगों को और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया रमन सिंह के साथ साथ। उनमें से एक सरोज पांडे हैं दुर्ग की, एक लता उसेंडी है कोंडा गांव की, बस्तर की। बिल्कुल, इन दोनों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। बिल्कुल, पार्टी ने इन दोनों महिलाओं को प्रमोट किया। जिस पद पर छत्तीसगढ़ से अकेले डॉक्टर रमन सिंह थे, उनकी हैसियत इस पद के ऊपर पार्टी के भीतर एकदम से 1/3 रह गई रातों रात, एक आदेश आने पे। राजनीति की भाषा में इसको कहते हैं रमन सिंह की पोजीशन को डाइल्यूट कर दिया गया। मैं नहीं जानता कि डाइल्यूट किया गया कि नहीं। लता उसेंडी वहाँ पे भाजपा से कैंडिडेट है, पहले भी विधायक रह चुकी हैं, वहाँ से हार भी चुकी हैं वो एक चुनाव। बिल्कुल, वहाँ पर कुल मिलाकर 8 प्रत्याशी मैदान में है, 8 प्रत्याशी। कोंडा गांव की क्या स्थिति है शशांक? ये लोग आपस में टकराते रहे हैं, ये पहले भी। हाँ, पहले आमने सामने रहे, पहले आमने सामने रहे थे। पिछली बार मोहन मरकाम 2000 से कम वोटों से जीत पाए थे, ऐसा? हाँ, तो इस बार भी बहुत कांटे के टक्कर है। हाँ, एक्चुअल में क्या हुआ है कि बार मोहन मरकाम के सामने कैंडिडेट कौन थे? यही थी, लता उसेंडी ही थी। तो जो भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी की जो सुनामी थी जी, उस सुनामी में मोहन मरकाम कुल 2000 से बाल बचे थे लता उसेंडी से ही जी। तो इस बार वो सुनामी अगर नहीं रहेगी जी, तो ये डामाडोल है। फिर ये पिछले 5 साल सक्रिय भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, सक्रिय भी रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा मंत्री बनने के बाद सीएम से थोड़ा संबंध सुधरे हुए हैं। नामांकन के मौके पर विशेष रूप से बुलाया, अपनी पत्नी के साथ जाके मुख्यमंत्री के साथ इन्होंने फोटो खिंचवाई थी। सीएम भी बड़े उदारता से, शायद कुछ कोट वोट भी पहन लिए थे उस समय, शपथ ग्रहण वाला रहा होगा। तो वो सीएम भी नामांकन दाखिले के मौके पर मौजूद थे इनके। अच्छा, हाँ, और ठीक ठाक रहा है और मुकाबला काफ़ी नज़दीकी रहेगा। एक्चुअल में क्या हुआ है कि 2008 के बाद, परिसीमन के बाद, बानपुरी एक पुराना क्षेत्र हुआ करता था विधानसपुर, जहाँ बलीराम कश्यप लीड करते थे, लगातार विधायक रहे। उसका कुछ हिस्सा इधर कोंडा गांव में आए। वो परंपरागत रूप से भाजपा का बेल्ट रहा है। तो लता की पोजीशन थोड़ी सी सुधरेगी। तो खैर, ये मोहन मरकाम मजबूत आदमी है और उनके सामने भी वैसे ही लता की स्थिति ऐसा। कोंडा गांव के बाद हम आते हैं नारायणपुर, जिला नारायणपुर में शायद एक ही सीट है जी, एक सीट का नारायणपुर अगर आपको याद ना हो, ये अबूझमाड़ का इलाका है। ये देश के ऐसे गिने चुने इलाकों में से हैं जहाँ कोई पटवारी नक्शा नहीं है जी। बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है, ये बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी के चंदन कश्यप और भाजपा के केदार कश्यप, इन दोनों के अलावा 7 और लोग भी मैदान में हैं। दोनों ही कश्यप बंधु हैं। समाज का बैठका करके भी आपस में सिक्का उछाल सकते थे, लेकिन उसमें वोटरों का मज़ा नहीं रहता। जब चुनाव होता है तो वोटरों का कई तरह का मज़ा रहता है। कई इलाकों में बोकरा भात की परंपरा है, कई इलाकों में कुछ और परंपरा है। लोगों का कहना है कि बस्तर में एक मंत्री जो हैं अभी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार पिछले कुछ महीनों से ही बोकरा भात चल रहा है।
यहाँ चल रहा है कि नहीं मुझको नहीं मालूम, लेकिन केदार कश्यप जी पिछली सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री रहे हैं जी, विवाद कम नहीं रहे, काफी विवाद रहे हैं उनको बिल्कुल, लेकर। बिल्कुल। मैं नहीं जानता कि वैसे विवादों से बस्तर के मतदाता प्रभावित होते हैं कि नहीं। ये बलिराम कश्यप के बेटे हैं केदार कश्यप, इनके भाई दिनेश कश्यप ये भी सांसद वहाँ पे रहे हुए हैं। बिल्कुल। तो ये परिवार जाना माना है। लोगों का ये भी कहना है कि अभी नक्सली हमले की डर से ये कम निकलते हैं घर से, दौरा कम करते हैं, शायद प्रचार कम करते हैं, पता नहीं, पुरानी बात होगी वो। तो दोनों कश्यप लोगों के बारे में आपका क्या कहना है शशांक? दोनों के अलावा एक आम आदमी पार्टी के भी कैंडिडेट हैं, वो भी ठीक ठाक उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ऐसा? हाँ, तो विकल्प हैं। हाँ। लेकिन ये जो मुख्य मुकाबला जो दिख रहा है चंदन और केदार के बीच, ये अच्छा। पिछले भी चुनाव में भी आपस में लड़े थे, पिछले चुनाव में यही लड़े दोनों थे। और चंदन कश्यप करीब करीब 2,500-3,000 हज़ार वोट से 2,500 वोट से 2600-2700 वोट से जीत पाए थे। हाँ। इस बार केदार पूरी मेहनत कर रहे हैं। हाँ। थोड़ी सी इस बार ऐसे उम्मीद थी कि कांग्रेस प्रत्याशी को चेंज किया जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं, टिकट पाने में सफल रहे। तो मुकाबला इस बार आसान नहीं है, आसान नहीं है। हाँ, आसान नहीं है। और केदार काफ़ी मेहनत किए हुए हैं। ऐसा? हाँ। और जो आप बतला रहे हैं कि पिछले चुनाव में लीड जो है वो बहुत ही कम वोटों की थी, 2-2.5 हज़ार की जी। इस बार जो दूसरी तीसरी चौथी पार्टी और मैदान में अगर होगी तो उससे कांग्रेस के वोट कुछ कम ही हो सकते हैं। अच्छा, चर्च वाली जो घटना हुई थी, चर्च जलाने वाली घटना है, तो ये सब चीज़ों से ये प्रभावित भी रहा है क्षेत्र। तो ये धार्मिक ध्रुवीकरण वाला इलाका भी है ये। बिल्कुल। यहाँ हिंदू ताकतें जो हैं जी, वो आदिवासियों के ईसाई बनने के खिलाफ लगी हुई बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो जो पथराव अगर हुआ था वो यहीं हुआ था, यही हुआ था। पुलिस अधिकारी जो घायल हुए थे यही इलाका था। यही इलाका था। तो वो ध्रुवीकरण का भी बीजेपी को वहाँ फायदा मिल सकता है। अच्छा, अब अपन अगली सीट पर आते हैं। ये बस्तर, जिला बस्तर। यहाँ कांग्रेस के हैं लखेश्वर बघेल और भाजपा के हैं मनीराम कश्यप। कुल मिलाकर 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। लेकिन हम 2 प्रमुख उम्मीदवारों के बारे में अभी बात करते हैं। एक हैं लखेश्वर बघेल, एक हैं मनीराम कश्यप भाजपा के। लखेश्वर बघेल के नाम से मुझको याद पड़ता है, मैंने चर्चा की थी पिछले दिनों, कुछ इनका जमीनों की खरीदी वगैरह जो है, बिल्कुल, रायपुर के कांग्रेस नेता गजराज पगारिया, उनके पैसों से इन्होंने वहाँ पे बहुत सारी जमीन खरीदी है, ऐसी कुछ शिकायतें थी इनकम टैक्स के पास। इनकम टैक्स ने जांच की, जांच करके लखेश्वर बघेल की करोड़ों की जमीनों को जब्त कर लिया। उसके खिलाफ लखेश्वर बघेल इनकम टैक्स में किसी अपीलेट ट्रिब्यूनल में गए थे। वहाँ का फैसला मुझको मालूम नहीं है, हो सकता है जीत भी गए हों, लेकिन ऐसा हुआ था। एक बड़ा मामला था ये इनकम टैक्स का लखेश्वर बघेल के खिलाफ। इनकी ज़मीनें बहुत सारी जो हैं वो वहाँ इनकम टैक्स विभाग ने जब्त कर ली थी। क्या है यहाँ स्थिति बस्तर में? लखेश्वर बघेल पिछले चुनाव में मतलब बस्तर में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वोट से जीत के आए थे। हाँ, 30-32। अच्छा, मजबूत हैं। अच्छा, ये जैसे अपन जिक्र कर चुके हैं, मनीराम कश्यप उनके नज़दीकी रिश्तेदार हैं, शायद साढ़ू हैं। हाँ। तो ये भी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और मजबूत आदमी हैं। और कुल मिला के आमने सामना ही हैं। 8 प्रत्याशी मैदान में जरूर है। चुनाव जो है परिवार के भीतर थोड़ा रिश्ते खराब कर सकता है, थोड़ा मन खट्टा हो सकता है अगर दोनों रिश्तेदार हैं तो। जी, देखें क्या होता है। वहाँ के मतदाता जो हैं इन दोनों में से किस रिश्तेदार को वोट ज़्यादा देते हैं, देखना है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर कहूँगा कि हम हर नाम पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि और कई पार्टियों के उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी उतनी नहीं है। हम उन नामों को बहुत नहीं जानते, उनका शायद लंबा चुनावी इतिहास नहीं होगा, लेकिन उनके भी वहाँ वोट हो सकते हैं। आप इसको पूरा मत मानिएगा। हम जो बात कर रहे हैं हो सकता है ये पूरी बात ना रहे, एक टुकड़ा है, 2 बड़ी पार्टियों वाला विश्लेषण ज़्यादा है ये मानकर ही इसको देखिएगा। अब हम आते हैं बस्तर जिले की एक दूसरी सीट चित्रकूट। चित्रकूट इस हिसाब से महत्वपूर्ण है कि दीपक बैज जो कि सांसद हैं अभी कांग्रेस के, ये वहाँ से उम्मीदवार बने हैं। ये प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पसंद बताए जाते हैं। ये एकदम 100% पसंद नहीं भी होंगे तो भी मोहन मरकाम के मुकाबले ज़्यादा पसंद थे ये। बिल्कुल ऐसी बात है। बिल्कुल। और
दीपक बैज अभी कांग्रेस के सांसद हैं। मैं एक बात आपको बतलाना चाहूँगा, पिछले चुनाव में जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, 2019 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 3 राज्यों से कांग्रेस के कुल 3 सांसद जीत के आए थे, जिसमें से कोरबा से डॉक्टर ज्योत्सना महंत थी, डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी। दूसरे दीपक बैज थे बस्तर से, बिल्कुल, और तीसरे नकुल नाथ थे, कमलनाथ के बेटे, मध्य प्रदेश से। पूरे राजस्थान से शायद कोई कांग्रेसी उम्मीदवार जीता नहीं था लोकसभा। आप समझ लीजिए 3 राज्यों में 3 कांग्रेसी जीते थे, जिसमें से एक दीपक बैज थे। बहुत महत्वपूर्ण थी ये जीत जी। लेकिन वो अभी लड़ना चाहते हैं विधानसभा का चुनाव। कुछ लोगों ने उनके अध्यक्ष बनने के बाद उनके मन में ये महत्वाकांक्षा जगाई है, बिल्कुल, कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने की अगर बारी आती है, उसके नाम पे विचार होता है तो उसका विधायक रहना जरूरी होता है। या तो विधायक रहना या सोनिया परिवार का एकदम अत्यंत करीबी अजीत जोगी होना, इन 2 में से एक जरूरी होता है। तो अजीत जोगी तो ये बन नहीं सकते अभी, लेकिन ये विधायक बन सकते हैं। तो अगला विधायक दल बैठक जो होगी, उस बैठक के पहले दीपक बैज आदिवासी विधायक हो जाना चाहते हैं। ये एक बात हुई दीपक बैज के बारे में। दूसरी बात हुई, भाजपा के उम्मीदवार हैं विनायक गोयल। ये आदिवासी सीट है। गोयल नाम जो है ये दूसरों में भी प्रचलित होता है, गैर आदिवासियों में भी प्रचलित होता है, लेकिन ये आदिवासी गोयल हैं, विनायक गोयल। इनको मिला के 7 लोग वहां से मैदान में हैं। अब आप बतलाओ शशांक, क्या है दीपक बैज की राजनीति और चित्रकूट की स्थिति? देखिए क्या है, मौजूदा विधायक हैं राजमन बेंजाम। हाँ। उनकी टिकट काट के ये सांसद को दी गई है। जब दीपक बैज जब सांसद बने और उसके बाद उपचुनाव हुआ तो वो अपनी पत्नी को लड़ाना चाहते थे। अच्छा। तो पार्टी ने ये, जो मेरी जानकारी है, पार्टी ने ये स्वीकार नहीं किया और दूसरे बड़े नेता वहाँ के राजमन बेंजाम को टिकट दिए और अच्छे खासे मार्जिन से वो जीते। अच्छा। करीब 18,000 वोट से जीते। तो उसके बाद 5 साल वो भी सक्रिय रहे। हाँ। और अब उनकी टिकट काट के खुद ये मैदान में हैं। हाँ। दीपक। हाँ। तो अब वो नाराज़ हैं। हाँ। और उनके समर्थक काफ़ी नाराज़ थे, उन्हें उन पर दबाव डाल रहे थे कि निर्दलीय चुनाव लड़े। बहुत सारे नेताओं के दूसरे दलों के फ़ोन भी आए। हाँ। राजमन को। तो कुछ दिन शांत रहे, शायद सीएम से बात हुई होगी या और किसी नेता, तो उन्होंने बगावत नहीं किया। ऐसा तो उनके लिए थोड़ी सी सुविधाजनक स्थिति रही है दीपक के लिए। बागी उम्मीदवार बागी नहीं खिलाफ, लेकिन नाराजगी है, इनके समर्थकों में नाराजगी तो है। अब एक स्थिति ये हो सकती है कि दीपक बैज अगर विधायक बन जाते हैं जी, तो संसद की सीट खाली होगी 6 महीने बाद, तो कांग्रेस को वहां से किसी को उम्मीदवार बनाना होगा। हो सकता है कि जो जिसकी कुछ आश्वासन होगा, ऐसा कुछ आश्वासन होगा जी। लेकिन थोड़ा हैरानी की बात है, अटपटी बात है। देखिए कांग्रेस और भाजपा दोनों बड़ी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष जी, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा की। बिल्कुल। यानी जब विधानसभा चुनाव के वक्त ये उम्मीद की जाती है कि दोनों पार्टियों के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष रात दिन मेहनत करेंगे पूरी 90 सीटों पे जी। दोनों पार्टी के अध्यक्ष खुद उम्मीदवार हैं। इधर भाजपा के अरुण साव भी चुनाव लड़ रहे हैं बिलासपुर संभाग से, यहाँ बस्तर संभाग से दीपक बैज चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, इनको अध्यक्ष भी उसी क्राइटेरिया में बनाया गया था। हाँ। कि आप पूरी मेहनत करेंगे चुनाव, क्योंकि आप तो सांसद है, चुनाव नहीं लड़ना है। सांसद है, चुनाव नहीं लड़ना है, इसलिए इनको बनाया गया था। मोहन मरकाम को हटाने के पीछे भी यही था कि ये विधायक हैं, ये खुद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन दीपक बैज जो हैं वो पलटी मारकर फिर कैंडिडेट बन गए हैं विधानसभा के। विधायक दल में विधायक रहना बड़ी बात रहती है, आगे की संभावनाएं वहीं से खुलती हैं। खैर, इसको बाद में देखा जाएगा। अगली सीट हम आते हैं बस्तर जिले की ही जगदलपुर। 12 में से अकेली अनारक्षित सीट है, अनरिजर्व सीट है। यूवी लिखते हैं इसको, यूआर लिखते हैं इसको, अनरिजर्व सीट है। जतिन जायसवाल को टिकट दी है कांग्रेस पार्टी ने, और भाजपा ने टिकट दी है किरण देव को जी। कुल मिलाकर 11 उम्मीदवार वहां मैदान में है। बस्तर की अकेली जनरल सामान्य अनारक्षित सीट है ये।
जगदलपुर शहर इसमें आता है पूरे का पूरा। ये जतिन जायसवाल और किरण देव, इन दोनों के नाम विधानसभा चुनाव के संदर्भ में मैं क्या पहली बार सुन रहा हूँ? नहीं, पहले दोनों हम चर्चा कर चुके हैं इसको लेके। ये विधायक विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं? नहीं, पहली बार लड़ रहे हैं दोनों। वही यानी विधानसभा के संदर्भ में पहली बार ये नाम सुन रहा हूँ मैं। क्या है इन दोनों का बैकग्राउंड? ये दोनों पूर्व महापौर हैं, दोनों ही। हाँ। जतिन भी महापौर रहे हैं। हाँ। और किरण देव भी रहे हैं। अच्छा, ये दोनों पहले महापौर भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुके हैं? नहीं लड़े थे, अलग थे। तो इस बार दोनों महापौर आमने सामने, दोनों महापौर आमने सामने, दोनों भूतपूर्व महापौर। हाँ। अब ये है कि थोड़े जतिन के साथ भी जो समस्या है वही समस्या किरण देव के साथ है। हाँ। किरण देव के साथ ये है कि एक दावेदार थे संतोष बापना, 2 बार के विधायक। हाँ। उसके बाद वो टिकट नहीं मिली तो वो छोड़ के चले गए। उन्होंने पार्टी से कह दिया, संतोष बाफना ने, कि मैं जगदलपुर में प्रचार नहीं करूंगा, बाकी पार्टी मुझको प्रदेश में कहीं भी भेज दे। जी, ऐसा ही था बिल्कुल। और वो राजस्थान चले गए थे। जी। तो अभी वापिसी उनकी हुई है कि नहीं? अभी वो हुई तो शायद नहीं है। हाँ। वहाँ हुई भी होगी तो जगदलपुर में वो सक्रिय नहीं रहेगी, ये साफ कह दिया। बिल्कुल। हाँ। दूसरा ये है जतिन के साथ, ये है जतिन की उम्मीदवारी के बाद थोड़ी नाराजगी है। हाँ। और भी 2 दावेदारों में। अच्छा। एक ने तो फॉर्म भर दिया था, टीवी रवि ने। हाँ। तो खैर उन्होंने वापस भी ले लिया है। हाँ, मुख्यमंत्री शायद गए थे उनके यहाँ मनाने के लिए या कुछ बात हुई थी जी। हाँ। तो कुल मिला के ये है कि उन्होंने नाम वापस ले लिया। और भी 2 दावेदार हैं, उतनी सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन मतलब ये दिख रहा है कि दोनों ही कैंडिडेट के खिलाफ उन्हीं की पार्टी में थोड़ी नाराजगी, थोड़ा असंतोष है। अभी क्या है, प्रचार अभी शुरू हुआ है, थोड़ा प्रचार का चल रहा है। कांग्रेस की भी टिकट लेट डिक्लेयर हुई। हाँ। अभी हाल में ही हुई है। हाँ। तो ठीक है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। पिछले चुनाव में कांग्रेस की कितनी लीड रही होगी? कांग्रेस की लीड थी करीब 26-27 हज़ार के। बड़ी लीड थी। अच्छा, चलिए अब हम आ जाते हैं दंतेवाड़ा। बड़ा नाजुक मामला है। दंतेवाड़ा महेंद्र कर्मा का घर है। बिल्कुल। महेंद्र कर्मा जो कि बस्तर टाइगर कहलाते थे, जिन्होंने सलवा जुडूम नाम का एक हथियारबंद आंदोलन नक्सलियों के खिलाफ डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के साथ मिलकर भागीदारी में चलाया था जी। बड़ा विवादास्पद था, बड़ा खून खराबा हुआ उसमें। बड़ी लंबी कहानी है, मैं उतनी लंबी कहानी में जाना नहीं चाहता। लेकिन जिस वक्त 2000 में अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस वक्त भूपेश बघेल महेंद्र कर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक आदिवासी एक्सप्रेस चला रहे थे कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आदिवासी तो बन गया, लेकिन भूपेश बघेल और उनके राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह की मर्जी के खिलाफ सोनिया गांधी की जिद से अजीत जोगी बने थे मुख्यमंत्री। खैर, बहुत पुरानी बात हो गई। तो महेंद्र कर्मा जो है बस्तर के बड़े ताकतवर नेता थे, बड़े जुझारू नेता थे, नक्सलियों से लड़ने में नहीं डरते थे और नक्सलियों की हिट लिस्ट में नंबर 1 रहते थे। महेंद्र कर्मा नंबर 1 रहते थे। आपको ध्यान होगा झीरम घाटी का जो हमला हुआ था कांग्रेस के काफिले पर, उसमें नक्सली केवल एक ही नेता को घूम घूम कर पूछ रहे थे, महेंद्र कर्मा कौन है, महेंद्र कर्मा कौन है। और जब महेंद्र कर्मा ने गाड़ी से उतर के कहा कि मैं हूँ महेंद्र कर्मा, तो उनको लेके गए और पहाड़ी पे उन्होंने गोली मारी महेंद्र कर्मा को। महेंद्र कर्मा के जाने के बाद उनकी पत्नी देवती कर्मा को भी कांग्रेस ने एक बार टिकट देकर विधायक बनाया। उस वक्त भी मुझको अगर ध्यान पड़ता है पिछले एक चुनाव में उनके परिवार से, महेंद्र कर्मा के बेटे हैं छविंद्र कर्मा जी, ये उस वक्त भी लड़ना चाहते थे। कुछ पार्टी घर के भीतर ही बगावत जैसी नौबत भी आई थी, लेकिन किसी तरीके से देवती कर्मा विधायक बनी थी। अब देवती कर्मा की जगह उन्हीं के बेटे छविंद्र कर्मा को कांग्रेस ने टिकट दी है। वहां से घर की टिकट घर में ही है। महेंद्र कर्मा की स्मृतियों का सम्मान अभी तक हो रहा है। वहां से महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा कांग्रेस के कैंडिडेट हैं दंतेवाड़ा से। दूसरी तरफ भाजपा के चैतराम आरामी ये कैंडिडेट हैं भाजपा के, और सीपीआई के कैंडिडेट महत्वपूर्ण हैं वहाँ पे, उनका नाम भीमसेन है। अगर याद होगा महेंद्र कर्मा भी पहले एक समय वामपंथी दलों से जुड़े थे, विधायक रहे हैं उसमें।
बिल्कुल। तो कुछ वामपंथ का कुछ जमीन वहाँ पर बाकी है, बंगाल त्रिपुरा में तो नहीं रह गई, यहाँ थोड़ा बस्तर में बाकी है। तो कुल मिलाकर 7 कैंडिडेट वहाँ चुनाव मैदान में हैं। अब आप बतलाइए शशांक, दंतेवाड़ा का क्या नज़ारा है? दंतेवाड़ा का ये है कि छविंद्र को लेके भी नाराज़गी रही है, परिवार के भीतर थोड़ा सा वो है, और संगठन में भी उनको लेके बहुत ज़्यादा सुविधाजनक स्थिति नहीं है। ऐसा। दूसरा, भाजपा को लेके, भाजपा में बीमा मंडावी की पत्नी ओजस्वी मंडावी टिकट के दावेदार थी। उनकी तस्वीर के सामने खड़ बैठ के उन्होंने फोटो खिंचवाई, बेटी ने एक वीडियो जारी किया कि मेरे पिता की स्मृति का सम्मान नहीं हो रहा है, मेरी माँ का अपमान हो रहा है। ये वही सीट है ये। वहाँ स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं या नेताओं की राय बटी हुई थी, कुछ ओजस्वी को चाहते थे, कुछ इनको चाहते थे, और इनका नाम तय किया गया। जिला के संगठन के आदमी हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं और मजबूत हैं इन सब के बावजूद। और खास करके ओजस्वी मंडावी ने जिस तरह समर्थन दिया खुल के, अभी वहाँ क्या स्थिति है? अब वो बैठ गई, मतलब बैठ गई, समझाने से समझ गई है। ऐसा। हाँ, तो वो अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में काम कर रही है। असल में पार्टी की सरकार बन जाए तो पार्टी के पास बहुत सारे निगम, मंडल, प्राधिकरण, कई किस्म के पद रहते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि आप अभी साथ दीजिए पार्टी का, आपको बाद में अकोमोडेट करेंगे, ऐसा। तो ये उस तरह से ये शांत हो गई है सीट अब जी। मोटे तौर पे कोई ज्यादा बगावत वहाँ किसी में नहीं है। बिल्कुल। सीपीआई की क्या स्थिति है? सीपीआई की क्या है, पिछले विधानसभा चुनाव में करीब नंदलाल सोरी थे, नंदराम सोरी, तो वो करीब 12,000 वोट पाए थे। ऐसा। हाँ, तो वहाँ अच्छे प्रभावशाली हैं कई जगहों पे। कम्युनिस्ट पार्टियों के वोट समर्पित रहते हैं, लॉयल रहते हैं। अच्छा, वो बदलते नहीं। बस वो थोड़ा सा चुनाव चिन्ह का इस बार गड़बड़ा गया है। अब ये इनको गिलास चुनाव चिन्ह मिला है। हाँ। तो खैर वोटर तो इनके अपने पैक्ट होते हैं। हाँ। तो ऐसा लग रहा है कि ये दमदार उपस्थिति दिख रही है इनकी। अब गिलास का पता नहीं बस्तर में महत्व कितना रहे ना रहे, वहाँ तो लोग पत्ते के दोने से काम चला लेते हैं, लेकिन देखते हैं उस निशान का क्या असर होता है। बिल्कुल। अगला है बीजापुर। बीजापुर में विक्रम मंडावी जी, ये कैंडिडेट हैं कांग्रेस के। भाजपा के हैं महेश गागड़ा, हमर राज पार्टी के अशोक तलांडी। बिल्कुल। और इनके अलावा 5 और लोग वहाँ पर हैं। इनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। महेश गागड़ा जरूर मंत्री थे, रमन सिंह के समय फॉरेस्ट मिनिस्टर थे जी। करीब नौजवान जैसे हैं। हाँ, नौजवान हैं। यानी ओहदा इनका बड़ा था, लेकिन ये नौजवान है जी। ये मेरे ख्याल से भारतीय जनता युवा मोर्चा वगैरह के समय के एक्टिव राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे ये, और देश में बहुत सारे नेताओं को ये उसी वक्त से जानते हैं महेश गागड़ा, लेकिन इससे वोटरों का ज्यादा लेना देना नहीं रहता है। अब ये विक्रम मंडावी कौन है कांग्रेस के? विक्रम मंडावी अभी मौजूदा विधायक हैं और पार्टी ने रिपीट किया है, और उनकी जगह और भाजपा से ये महेश गागड़ा है। महेश गागड़ा 2 बार के विधायक हैं, पिछली बार हारे। पार्टी ने फिर उनको टिकट दिया है। दोनों पहले भी आपस में भिड़ चुके हैं। और इन सब के बीच में हमर राज पार्टी से अशोक तलांडी, ये सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष रहे। अच्छा। तो ये कुछ इलाकों में प्रभाव रखते हैं बीजापुर के। तो कितना क्या है कि ये वोट में कितना तब्दील कर पाएंगे, ये तो अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये प्रभाव रखते हैं। और महेश गागड़ा पहले से ज़्यादा तैयारी से इस बार दिख रहे हैं। ऐसा। हाँ, और इनके साथ संगठन के आदमी तो थोड़ा संगठन जुड़ा हुआ है। हाँ। तो ये बीजापुर का। अब हम आते हैं बस्तर की आज की आखिरी सीट। ये है कोंटा है जिला सुकमा में, नक्सल इलाका है ये पूरा। यहाँ पर कांग्रेस के हैं कवासी लखमा, ये कांग्रेस के सबसे दिलचस्प मंत्री भी हैं प्रदेश के। इनकी हरकतें, इनके हंसी मजाक, इन सब की कहानियाँ बनते रहती है, वीडियो बनते रहते हैं इनके। बहुत हंसी मजाक करते हैं। इनको लोग प्यार से दादी दादी बोलते हैं, प्यार से भी सम्मान से भी। ये कभी नहीं छुपाते कि ये आदिवासी हैं, अपनी संस्कृति के मुताबिक दारू पीते हैं, कभी छुपाने की कोशिश नहीं करते। इनकी बहुत सारी तस्वीरें मिल जाएगी दारू पीते हुए, उसको छुपाते नहीं हैं ये। और
इस सरकार में वो दारू मंत्री भी थे, हैं यानी अभी भी मंत्री तो हैं ही, तो दारू मंत्री भी हैं इस सरकार में, कवासी लखमा। मैंने अभी बस्तर के एक पत्रकार सुरेश महापात्र से बस्तर के सीटों के बारे में बात की थी। उन्होंने कवासी लखमा के बारे में मुझको कहा था कि कोंटा में उनका बड़ा मकान बन रहा है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन रहा है, उसको लेकर लोगों के बीच में ज़रा चर्चाएं हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। मैंने नहीं देखा है, उन्होंने कहा था मुझको। वहाँ से भाजपा के स्वयं मुक्का को कैंडिडेट बनाया गया। इनके बारे में एक लाइन बतलाता हूँ मैं। मुझको कल किसी ने ये कहा कि जिस वक्त प्रोफेसर यशपाल, स्वामी अग्निवेश, ब्रह्मदेव शर्मा, ऐसे कई लोग बस्तर में आए थे सलवा जुडूम और दूसरे जुल्म के खिलाफ विरोध करने के लिए, उस वक्त जिन लोगों ने उन पर हमला किया था, अंडे फेंके थे, उनके कपड़े फाड़े थे, उनमें स्वयं मुक्का शामिल थे, ऐसा मुझको कल किसी ने कहा है। मेरे पास सबूत नहीं है, ऐसा कहा है मुझको, किसी भरोसेमंद ने कहा है कि स्वयं मुक्का उसकी अगुवाई कर रहे थे, उस भीड़ की जिसने ये हमला किया था बाहर से आए हुए लोगों पर रमन सिंह की सरकार के रहते हुए, ऐसा मुझको कहा है किसी ने। वहाँ से सीपीआई के मनीष कुंजाम कैंडिडेट हैं। सीपीआई नाम लिखा हुआ हमने ज़रूर है, लेकिन शायद कोई कागजी कार्रवाई में कमी की वजह से छत्तीसगढ़ में सीपीआई को चुनाव चिन्ह नहीं मिल रहा है। तो अब इनका क्या होगा? मनीष का मुझको नहीं मालूम है, आपको ध्यान होगा मनीष का हमने यहाँ इंटरव्यू किया था। ये अविभाजित मध्य प्रदेश के समय 2 बार विधायक रह चुके हैं, प्रदेश के सबसे नौजवान विधायकों में से एक थे, जो 2-3 सबसे नौजवान थे। ये भी हो सकता है कि जब पहली बार ये विधायक बने हों तो शायद 25 साल के नहीं हुए थे, उस वक्त कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं लगाना पड़ता था, केवल आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में है, कुछ है तो मान लिया जाता था। ऐसा ये 25 साल या उसके थोड़ा पहले ही ये विधायक बन गए थे। मनीष कुंजाम 2 बार विधायक थे, तो उसके बाद कई बार ये हारे हैं, शायद 4 बार हार चुके हैं ये, लेकिन हौसले के साथ मैदान में अभी भी नौजवान दिखते हैं एकदम। ये लगता नहीं है कि ये इतने चुनाव जीते हारे हुए हैं। ये मनीष कुंजाम है, ये सीपीआई की प्रदेश में सबसे बड़ी उम्मीद भी है मनीष कुंजाम। बिल्कुल। और मैं एक दिलचस्प बात बतलाता हूँ, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ की प्राध्यापक हैं नंदिनी सुंदर, जिन्होंने बस्तर पे किताबें लिखी हैं, जो बस्तर के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक आदिवासी हकों के लिए लड़ती रही हैं। नंदिनी सुंदर बस्तर में आकर मनीष कुंजाम का प्रचार कर रही हैं, छोटी बात नहीं है। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अस्पताल में भर्ती थी, अस्पताल से निकली और फिर प्रचार के लिए चली गई हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसी में। सीपीआई के कोई एक वर्कर हैं वहाँ पर, रामा सोढ़ी, उनके साथ प्रचार कर रही थी। मेरी परसों उनसे जब टेलीफोन पर बात हुई नंदिनी सुंदर से, तो ये आदिवासी हक को लेकर, मानवाधिकार को लेकर ये लगातार लड़ते रहती हैं। और एक दूसरा किस्सा है, उसमें बड़ी लंबी हो जाएगी बात, लेकिन मनीष कुंजाम का साथ देने के लिए लोग ऐसे दूर दूर से आए हैं, कम से कम कुछ लोग। इसमें और कोई बात है यहाँ पे कोंटा के बारे में शशांक? कोंटा के बारे में ये है कि ये जो ये तीनों स्वयं मुक्का तो पहली बार लड़ रहे हैं। हाँ। मतलब पिछले दो चुनाव में धनीराम बारसे को टिकट दिए थे। हाँ। भाजपा ने स्वयं मुक्का को इस बार उतारा है। हाँ। ये टीचर थे। अच्छा। ये सलवा जुड़म आंदोलन हुआ। हाँ। तो ये नौकरी छोड़ के फिर ये आंदोलन में आ गए। अच्छा, इनके पिताजी 2 बार विधायक रहे हैं कोंटा। अच्छा। हाँ, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है इनकी राजनीतिक। और ये तीनों के बीच में बड़ा कड़ा मुकाबला है। ऐसा? हाँ हाँ, यानी मनीष की स्थिति वहाँ पे ठीक है, जीत हार अलग बात है। हाँ। तो ये त्रिकोणीय संघर्ष अब ये कम है। मनीष के साथ ये है कि चुनाव चिन्ह उनका पुराना नहीं रहा, शायद फ्री वो एयर कंडीशन वगैरह मिला है इनको। ऐसा? हाँ, तो फिर भी सक्रिय तो हैं इनके अपने। सक्रिय है। मनीष कुंजाम का नाम वहाँ पे 2-3 पीढ़ियाँ जानती है वोटरों की। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि उनको बिना चुनाव चिन्ह भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा।
और जो आदिवासी हितों के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट हो वो जीते। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। तो ये बस्तर की 12 सीटें पूरी हो गई हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। बस्तर की 12 सीटें पूरी हो गई हैं। काफ़ी वक्त लगा एक एक सीट के बारे में बात करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर आखिरी में चलते चलते थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ। हमने मोटे तौर पर कांग्रेस और भाजपा इन दो पार्टियों का विश्लेषण अधिक किया है, क्योंकि हमारी जानकारी इन दो पार्टियों और इनके कैंडिडेट्स के बारे में ज़्यादा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बस्तर जैसी आदिवासी सीटें, चाहे वो बस्तर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे सरगुजा में हो, इन सब में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो कि बुनियादी रूप से एक आदिवासी पार्टी है, बसपा जो कि दलितों की पार्टी के रूप में शुरू हुई थी लेकिन बाद में जिसने बाकी लोगों को भी सोशल इंजीनियरिंग में अपने साथ रखा, जोगी कांग्रेस जो कि अमित जोगी चला रहे हैं, और हमर राज पार्टी और सीपीआई, इतनी तमाम पार्टियां जो हैं वहाँ पर बस्तर में सक्रिय हैं। एक और पार्टी है, सर्ववादी दल नाम है उसका, अरुण पन्नालाल उसके मुखिया हैं। कुछ समय पहले तक मेरे से उनका संपर्क था, अभी हाल फिलहाल बात नहीं हुई है। वो वहाँ पे आदिवासी जो कि ईसाई बने हैं उनके बीच वो सक्रिय हैं। कम से कम एक कैंडिडेट किसी जगह उन्होंने खड़ा किया है। मैं उनकी स्थिति अभी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना बतला सकता हूँ, पिछले चुनावों के मुकाबले हो सकता है कि इस बार आम आदमी पार्टी और इन तमाम पार्टियों की मौजूदगी की वजह से गैर कांग्रेस गैर भाजपा वोट जो हैं वो काफ़ी बटेंगे, बिल्कुल काफ़ी बटेंगे। और मैं एक तस्वीर ऐसी देखता हूँ जिसमें कांग्रेस और भाजपा अपने बूते पे कहीं कहीं जीतेंगे, कहीं कहीं पे वो इन बाकी पार्टियों की वजह से भी हार जाएंगे या जीत जाएंगे। देखते हैं चुनावी नतीजे क्या होते हैं। हम पहले मतदान की जो बाकी सीटें हैं बस्तर के बाहर की, वो राजनांदगांव और कवर्धा 2 जिलों की हैं जी। हम अगली बातचीत में शायद आज या कल ही आपके बीच आएंगे, आपके सामने राजनांदगांव और कवर्धा जिले की सीटों की चर्चा करेंगे, जिसमें बड़ी दिलचस्प सीटें हैं। डॉक्टर रमन सिंह, मोहम्मद अकबर, साजा के मैं रविंद्र चौबे नहीं कहूँगा, साजा के ईश्वर साहू कहूँगा, वो अधिक चर्चित कैंडिडेट। खैर वो उसमें नहीं है, पहले फेज फर्स्ट फेज में नहीं है, लेकिन जिला उससे लगा हुआ है। हम उस प्रभाव की चर्चा करेंगे वहाँ की। तो ये फर्स्ट फेज की राजनांदगांव और कवर्धा जिलों की चर्चा हम करेंगे। उसके साथ साथ कुछ चर्चा लगी हुई सीटों की जरूरी हो जाएगी। हम आपके बीच में फिर आते हैं, तब तक आप देखते रहिए। आपको अच्छे लगते हैं हमारे वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक भी कीजिए, नीचे अपनी टिप्पणी कीजिए, अच्छा बुरा जैसा भी आपको लगता है। और हाँ, एक अपील मेरी ये है कि मतदान के दिन वोट डालने जाने के लिए अपने टेलीफोन पे अलार्म सेट करके रखिए, घर वालों को तैयार करके रखिए। जैसे कि मॉल जाने के लिए शहरी लोग तैयार होते हैं, गांव देहात के लोग किसी तीर्थ में मंदिर में जाने के लिए तैयार होते हैं। लोकतंत्र का मंदिर है मतदान केंद्र, वहाँ जरूर जाइएगा, वहाँ जरूर वोट डालिएगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सब वही है लोकतंत्र का। केवल मंदिर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आप वोट डालने की तैयारी कीजिए, अपने दोस्तों से बात करके रखिए। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ आपसे।